हेलो, मैं दीपक डबकरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग साइंस की क्लास पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। आज की क्लास में हम न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस करने वाले, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज़ एक बार जाके आप पिछली क्लास और बाकी सारी क्लासेस देख लीजिए। आपको सारा कंटेंट बहुत अच्छे में डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। सो न्यूटन की गति का दूसरे नियम को समझने से पहले एक बात करते हैं संवेग की, एक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, संवेग या मोमेंटम। ठीक है, तो संवेग क्या होता है, इसका यूज़ न्यूटन की गति के दूसरे नियम में क्या है, कैसे संवेग से न्यूटन की गति का दूसरा नियम बना है, सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं संवेग। तो संवेग क्या होता है? संवेग जनरली, संवेग की परिभाषा जो होती है द्रव्यमान इनटू वेग होता है। संवेग या मोमेंटम जो होता है इसको सबसे पहले p से रिप्रेजेंट करते हैं और यह होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें जो वेग होता है उसके गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लाई या गुणनफल होता है। यानी अगर किसी वस्तु के अंदर वेग है और द्रव्यमान है तो उन दोनों का गुणा करने पर जो रिजल्ट मिलता है वही उसका संवेग कहलाता है। संवेग जो है किसी भी वस्तु में गति की जो मात्रा होती है, गति की मात्रा की माप, यही संवेग होता है। यानी कि किसी भी वस्तु की गति की मात्रा कितनी है उसको नापना ही क्या कहलाता है? संवेग। अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो संवेग जो होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान यानी कि मास, v इंटू की वेलोसिटी। ठीक है, वेग यानी कि वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हैं p इक्वल्स टू m इंटू वी। अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक आपको पता है, मास जो होता है इसका मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका विमी सूत्र देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला या विमी सूत्र, तो इसका विमी सूत्र होगा केजी के लिए लिखते हैं m, l और t टू दी पावर -1। तो mLT-1 इसका विमी सूत्र हो जाएगा। इसका जो मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो संवेग जो होता है यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, क्योंकि संवेग के अंदर वेलोसिटी आ रहा है और आपको पता है वेलोसिटी क्या है, वेग जो है वो एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा जो होती है हमेशा वेग की दिशा में ही होती है। ठीक है, अब संवेग के बारे में बोला कि यह गति की मात्रा की माप होती है, यानी कि यह टोटली गति के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान अधिक हो और वेग अधिक हो तो उसका संवेग भी अधिक होगा कंपैरिजन टू कम द्रव्यमान और कम वेग वाली वस्तु में। यानी कि आप कह सकते हैं कि अधिक द्रव्यमान और अधिक वेग की वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी और कम द्रव्यमान या कम वेग की वस्तु को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। संवेग से संबंधित कुछ तथ्य या बातें आप बोल सकते हैं। अगर दो वस्तुओं का वेग समान हो, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक स्कूटर या कोई छोटी बाइक ले लेते हैं और एक ट्रक ले लिया। अगर इन दोनों का वेग बराबर है, ठीक है, इन दोनों का अगर आप कहते हैं कि वेग बराबर है तो संवेग की अगर बात करेंगे तो ट्रक का जो संवेग होगा वो ज़्यादा होगा किससे? बाइक के संवेग से। क्यों? क्योंकि संवेग क्या है? संवेग मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी दोनों की बराबर हो गई, अगर वेग दोनों का बराबर हो गया तो p जो है यानी कि संवेग जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर। और ट्रक का मास जो है वो ज़्यादा होता है तो संवेग किसका ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर एक बाइक और एक ट्रक दोनों समान वेग से गतिमान होती है तो ट्रक का संवेग बाइक के संवेग से अधिक होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अगर दो वस्तुओं का संवेग बराबर हो, दो वस्तुओं का संवेग बराबर हो, संवेग जो है वो इक्वल हो, तो क्या होगा? तो अगर दो वस्तुओं का संवेग बराबर हो गया, ठीक है, यानी कि एक वस्तु, एग्जाम्पल वही, अगर आप बाइक और ट्रक दोनों की बात करते हैं तो आपको पता है कि ट्रक का मास जो है वो ज़्यादा होता है, मास ऑफ ट्रक ज़्यादा होता है किससे? मास ऑफ बाइक से।
अगर मास ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अगर संवेग इक्वल है, संवेग इक्वल है, p अगर इक्वल है तो मास क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। ठीक है, द्रव्यमान जो है वो वेग का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो वेग होगा किसका, बाइक का, वह क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, ट्रक के वेग से, ट्रक के वेग से। तो अगर दो वस्तुओं का वेग बराबर है तो संवेग भारी वस्तु का ज़्यादा होगा, क्योंकि संवेग किस पर डिपेंड करेगा, मास पर। अगर मैं इसका सेकंड केस लेता हूँ कि अगर दो वस्तुओं का संवेग इक्वल है, संवेग इक्वल है यानी कि मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है। बट अगर आपने एग्जांपल में बाइक और ट्रक लिया है तो आपको पता है कि ट्रक का मास जो है वो ज़्यादा होता है। तो अगर ट्रक का मास ज़्यादा होगा और मास और वेलोसिटी का रेशो क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल है, तो डेफिनेटली उसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि समान वेग होने पर भारी वाहन का संवेग ज़्यादा होगा छोटी वस्तु या हल्की वस्तु से, और संवेग इक्वल होने पर, संवेग बराबर होने पर जो हल्की वस्तु है उसका वेग अधिक होगा भारी वस्तु के वेग से। ठीक है, होप सो संवेग आपको क्लियर हुआ होगा। संवेग के बाद बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की, जो कि पूरा की पूरा संवेग पर डिपेंड है। तो न्यूटन का जो दूसरा लॉ है वो कहता है कि इसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बोलता है संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपातित होती है। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to rate of change of momentum is directly proportional to applied force। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर, देखिए आप इसको समझते हैं। इनिशियली किसी वस्तु का मास m है तो मास तो चेंज होता नहीं है, तो फाइनली भी मास m ही रहेगा। अगर इनिशियली वेग v1 है तो फाइनली वेग क्या होगा, चेंज होके v2 हो गया। तो अगर मैं संवेग की बात करूं तो p1 कितना है, m इंटू v1, और अगर फाइनल संवेग की बात करूं तो p2 जो है वो कितना होगा, m इंटू v2। ठीक है, यह आपका प्रारंभिक संवेग है। ठीक है, और ये आपका अंतिम संवेग है, अंतिम संवेग है। कोई भी वस्तु जिसमें मास m है और उसकी वेलोसिटी अगर बदल रही है तो उसका प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा, p1 इक्वस टू m इंटू v1, और अगर उसका अंतिम संवेग देखेंगे तो p2 इक्वस टू m इंटू v2 होता है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको क्या बोला है कि अगर उस वस्तु पर जो बल लगेगा, जो फोर्स होता है, वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन। तो आप देखते हैं कि परिवर्तन कितना हो रहा है, तो परिवर्तन क्या होगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन समय के साथ परिवर्तन होता है, दर यही कहलाती है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, mv2 माइनस mv1 बाय t। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर। अब होप सो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बाय t। ठीक है, तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, और v2 माइनस v1 बाई t रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर, जो कि क्या होता था, त्वरण, एक्सेलरेशन होता है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या निकल के आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि जो अप्लाइड बल होता है वो हमेशा मास इनटू एसेलरेशन के इक्वल होता है, यानी किसी वस्तु में मास है और उसका एसेलरेशन दोनों का गुणा करेंगे तो वही उसके फोर्स के इक्वल होगा। तो इसलिए मैंने जब बल की परिभाषा बताई थी तो आपको कहा था कि बल की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आपको न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर मिलेगी, जो यहाँ से निकल के आती है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो होता है वह उसका द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समान अनुपाती होता है। ठीक है, बल इक्वल्स टू द्रव्यमान इनटू त्वरण। आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है या किसी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल होता है वो उसके द्रव्यमान और उसमें होने वाले त्वरण के गुणनफल के इक्वल होता है। यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो के आता है। ठीक है, और के की वैल्यू जो होती है वो एसआई और सीजीएस सिस्टम में 1 होती है, इसलिए के इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो एफ बराबर आपका एम इंटू ए निकल कर आता है। ठीक है, होप सो संवेग आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं से बल की परिभाषा बनती है और बल का मात्रक मैंने आपको बताया था न्यूटन होता है एसआई पद्धति में। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में अगर बल के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है वो डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो डाइन होता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आप कह सकते हैं बल की परिभाषा कि किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है वह उसके मास और त्वरण के गुणनफल के इक्वल होता है। यहाँ से आप देखेंगे कि ए इक्वल्स टू एफ बाय एम होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का मास अधिक हो, ठीक है, मास अधिक हो तो उसमें त्वरण जो है वह कम होता है अगर बल बराबर हो तो मास अधिक होने पर त्वरण हमेशा कम होता है। ठीक है, और इसकी जो न्यूटन की बात करी थी तो न्यूटन और डाइन इसके 2 यूनिट है, यह एसआई सिस्टम में है और यह सीजीएस सिस्टम में है। तो इन दोनों में रिलेशन होता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, सो न्यूटन का दूसरा नियम आप सभी को क्लियर हो गया होगा, साथ ही संवेग भी। आगे देखते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ने से पहले एक चीज़ और देखते हैं, डेट इज आवेग या जिसे इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स या आवेग क्या होता है? तो इम्पल्स की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है तो उस बल और समय के अंतराल के गुणनफल को ही आप आवेग या इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं और जो लगाने का समय है वो अगर बहुत कम होता है तो बल और समय अंतराल दोनों का जो गुणनफल होता है उसे ही आवेग या इम्पल्स कहा जाता है। अब ये क्या होता है, देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आप जब किसी ऊंचाई से फर्श पर कूदते हैं तो जब आप जैसे ही फर्श को टच होते हैं उस समय जो लगने वाला समय होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ से अगर आपके आवेग की बात करता हूँ, अगर आवेग को आप कांस्टेंट मान लोगे तो बल क्या हो जाएगा, वो समय अंतराल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि एफ इज डेल्टा टी जे बाय डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि एफ और डेल्टा टी दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है जब आप डायरेक्टली कूदते हो, पर वहीं पर आप गद्दे पर या किसी चीज़ पर कूदते हो तो आपको ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर आप कूदते हो और जैसे आप ज़मीन तक पहुंचते हो आपको गद्दा दबते दबते नीचे आता है, यानी कि आपकी टाइम लिमिट क्या होती है, बढ़ जाती है। और टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए आपको गद्दे पर चोट नहीं लगती है, जबकि आप फर्श पर कूदते हो तो चोट लगती है। यही आवेग का एक एग्जाम्पल है जिसे आप समझ सकते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु में बल ज़्यादा है और वह बहुत कम समय के लिए किसी चीज़ पर टकरा रहा है तो उन दोनों का जो गुणनफल होगा वही आवेग कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझते हैं क्रिकेट की बॉल को कैच करते समय। ठीक है, क्रिकेट आप सभी लोग खेलते होंगे, तो जब बॉल कैच करते हैं तो आपने देखा होगा क्रिकेटर हाथ को नीचे ले जाते हैं, क्योंकि अगर हाथ को नीचे नहीं ले जाएगा तो जब बॉल यहाँ टकराएगी तो बॉल का कुछ मास है। ठीक है, तो मास है तो अगर वो हाथ को डायरेक्टली टकराएगी यानी कि उसमें बल है, क्योंकि वो वेग से आ रही है, और मास इनटू एक्सेलरेशन दोनों हो जाता है तो वही बल होता है। तो अगर बल है और आपके हाथ पर टकराएगी तो उससे हाथ में चोट लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब
जैसे ही कैच कहती है, अगर आप हाथ नीचे नहीं ले जाएंगे तो जो टाइम लिमिट होता है वो बहुत कम होगा, समय का जो अंतर है वो बहुत कम समय मिलेगा। बट अगर आप उसी समय हाथ को नीचे ले जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक में आपका टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो बॉल कैच भी हो जाती है और साथ ही आपको चोट लगने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यह एक सदिश राशि होती है और यह हमेशा कहाँ लगता है, जिधर बल लगा होता है उधर ही इसकी दिशा भी होती है। इसको F इंटू टी कहा जाता है, F इंटू डेल्टा टी। अगर इसका मात्रक की बात करते हैं तो न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन और सेकेंड, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका मात्रक जो है वो न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, सो ये इम्पल्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बस आपको यह समझना है कि इम्पल्स कहाँ होता है कि अगर बल और टाइम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप बल को बढ़ा देंगे टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर आप टाइम को बढ़ा देंगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए। यही मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब आप डायरेक्टली फर्श पर कूदते हैं तो चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप जब ज़मीन पे टच होते हैं तो टाइम बहुत कम मिलता है। बट वहीं आप गद्दे पर कूदते हैं तो जब गद्दा इतना दबकर नीचे आता है तब आप ज़मीन पे पहुंचते हैं और अपना एक्शन फोर्स देते हैं। यहीं से या इसी के द्वारा न्यूटन के थर्ड लॉ भी इसी से मिला जुला ही होता है। तो देखते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम बहुत सिंपल सा नियम है। ठीक है, देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, वो सिंपल सा है कि यदि या हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि आप किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे होते हैं तो वह वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है। तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान मात्रा में और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। यदि कि आप अगर किसी के ऊपर बल लगा रहे हैं तो वहीं से आपको एक रिवर्स में लगाया गया रिएक्शन फोर्स भी मिलता है। जो बल आप लगाते हैं उसे एक्शन फोर्स कहते हैं और जो सामने से मिलता है वह रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो आप लगाते हैं एक्शन फोर्स, रिटर्न में आपको मिलता है हमेशा रिएक्शन फोर्स। ठीक है, आपने देखा होगा एक बेसिक एग्जांपल बचपन से पढ़ते हैं कि बंदूक चलाते समय आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, तो वह भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। ठीक है, नाव से या नदी में से बाहर निकलते समय आप हल्का सा नीचे झुककर ऊपर उछलते हैं, यानी कि आप उसको नीचे की तरफ झुकाते हैं तो वो ऊपर की तरफ आपको फोर्स लगाता है। तो यही कुछ न्यूटन की गति के तीसरे नियम के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, अब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, लाइक इस प्रकार से एक टेबल के ऊपर अगर कोई पुस्तक रखी हुई होती है लाइक दैट, ठीक है, तो यह पुस्तक क्या कर रही है, इसके ऊपर एक mg का फोर्स लगा रही है, इसका अपना कुछ वेट होगा, उस वेट की वजह से इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा है। तो अगर पुस्तक जो है, ये बुक जो है, इस टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो टेबल भी इसके ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है, जो कि क्या होता है, इस mg के इक्वल्स होता है। इसे नॉर्मल रिएक्शन या n से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वस्तु विराम अवस्था में होती है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शंस का फोर्स होता है, ठीक है, जो प्रतिक्रिया बल होता है, रिएक्शन या इसे कहते हैं प्रतिक्रिया बल, हिंदी में इसका वर्ड यूज़ किया जाता है प्रतिक्रिया बल। ठीक है, यह क्रिया बल होता है, यह प्रतिक्रिया बल होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वहाँ पर हमेशा क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर होता है, और यह न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा ही होता है। ठीक है, सो आपको न्यूटन के तीनों लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन टाइम, वर्क, पावर और एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।